हर युग में हर पग पर हर पल शीलवान संस्कारी होना, मधु कैटब का वध करने को चंडी की अवतारी होना, सतयुग वाले राम राज में जनक सुता सुकुमारी होना, देवराज की काम पिपासा पत्थर की एक नारी होना, धर्मराज युधिष्ठिर हाथों भरी सभा में हारी होना, खिलजी जैसों से बचने को जौहर में अंगारी होना, रिश्तों की तुरपाई खातिर मन में पीड़ा भारी होना, बिटिया बहना भाभी पत्नी माँ की जिम्मेदारी होना, रूप धरे अनगिन जीवन में खट्टी मीठी खारी होना, हाँ कठिन बहुत है नारी होना। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर विशेष नारी शक्ति की मिसाल पद्म भूषण डॉक्टर मृदुला सिन्हा जी की नारी की संवेदनशीलता का भरपूर चित्रण करती ये कहानी जीत प्रयास में। सोनाली के विवाह के अवसर पर सब इकट्ठे हुए थे। अजय कुमार की 4 बेटियों में अंतिम बेटी का विवाह था। उन्होंने अपने रिश्तेदारों को निमंत्रण भी यही कहकर भिजवाया था, मेरे घर का अंतिम लगन है, इसलिए आपको आना ही है। उनके आग्रह की बात और थी, पर उनकी दादी और माँ के मायके जैसे पुराने कुटुंब परिवारों से भी एक ना एक सदस्य आ ही गया। हाँ, सोनाली की नानी का आना अवश्य लोगों को अचंभित कर रहा था। बातों बातों में ये बात भी किसी से नहीं छुपी कि उन्होंने स्वयं अपनी नातिन की शादी में आने की इच्छा प्रकट की थी। प्रथम तो उनके बेटे हरि किशन ने मां के प्रस्ताव को ही झटक दिया था। उसे अपनी अशक्त मां को गांव से शहर ले जाना न सुविधाजनक लगा था न सम्मानजनक। लोग क्या कहेंगे? शहरों में माएं भी ब्याही बेटी के घर जाने लगी हैं। शहर की बात और है, वहां तो बेटे की मां भी बारात में जाती है, पर उसके गांव में अभी ये चलन नहीं आरंभ हुआ है। फिर उसकी मां ही क्यों करे नए चलन का प्रारंभ? वह भी उस स्थिति में जब गठिया के दर्द से 4 डेग भी तो चला नहीं जाता। वह सोचने लगा, उठा पटक करके ले भी जाया जाए तो क्या करेगी वहां जाकर? दरवाजे लगी बारात ही नहीं देख पाएंगी, न किसी रस्म अदायगी में भागीदारी होगी, न दीदी के किसी काम में हाथ बटा सकेंगी। इनके जाने का कोई तो कारण मिले। हरिकिशन ने अपनी तरफ से मां के प्रस्ताव को पूरी तरह से खारिज कर दिया था, पर मां को समझाना भी तो इतना आसान नहीं था। हरिकिशन ने उनकी ही पुरानी बातें स्मरण दिलाईं। माई, तुम ही तो कहती थी कि बिना न्योते के पिता के घर बेटी को भी नहीं जाना चाहिए। शिव पार्वती का उदाहरण देकर समझाती थी, बिन न्योतल मत जाहू भवानी, के देत लोटा के देत पानी। और बिना न्योते के दक्ष पिता के घर यज्ञ में जाने पर बेटी के हवन कुंड में जल भरने की कथा भी तो सुनाती थी। फिर तुम ही क्यों बिना न्योते के दीदी के घर जाना चाहती हो? देवकी के तरकश में बेटे को समझाने के लिए कई बाण थे। उन्होंने कहा, सुमेधा मेरे लिए क्यों नोता भेजे? वह जानती है कि मैं उसके घर नहीं जाने वाली, पर न जाने क्यों जीवन के अंतिम समय में मेरा मन बेटी के घर जाने का ही कराया है। 2 बेटों में एक की पोती थी, उसने भी अपनी मनपसंद शादी अमेरिका में कर ली। उसका पिता लालन गुस्से में उसे अब तक बुलाया भी नहीं। जब उसने भी ब्याही बेटी का मुंह नहीं देखा तो मुझे कहां से दिखलाएगा? उसका कन्यादान भी किसी ने नहीं किया। सुमेधा की 3 बेटियों के विवाह में मैं नहीं गई। गांव से ही हुए थे तीनों विवाह। छुटकी का ब्याह तो पटना शहर में हो रहा है। चाहती हूं उसका कन्यादान और सिंदूर दान देख लूं। सिंदूर दान देखना पुण्य का काम है, वह भी नातिन का। ले चलो मुझे अभी। हरिकिशन को अपनी मां की जिद का अंदाजा था। वह नहीं मानने वाली थी। वह अपने साथ उन्हें नहीं ले जाता तो किसी और के साथ चल जाती। उस साल गेहूं की फसल भी अच्छी हुई थी। मूंग, मसूर, अरहर सभी नए अन्न से दरवाजा, आंगन और खलिहान अटा पड़ा था। हरिकिशन ने सोचा, मास्टरी की तनख्वाह पर तो मेरा पूर्ण अधिकार है, पर खेत में आए अनाज पर से मां ने अपना अधिकार हटाया नहीं है। मैंने भी तो छोड़ ही रखा है। अन्न बेचना, रुपए को सूद पर लगाना, दिन भर अलिखित हिसाब के जोड़ घटाव में उलझे रहना ही उसका काम है।
कम से कम मेरी पत्नी से तो नहीं उलझती। दीदी के घर जाने से मेरे मना करने पर वह खलिहान से ही अनाज बेच लेगी, अपनी गांठ में रुपए लेकर किसी के सहारे चली जाएगी। हरि किशन ने प्रकट होकर कहा, आपके लिए तो भाड़े पर गाड़ी करनी होगी। हाँ हाँ तो क्या, मैं बैलगाड़ी पर जाऊंगी, पैसे की चिंता मत करो, है ना मेरे पास। फिर तो माँ और बेटे दोनों की ओर से सोनाली के विवाह में जाने की तैयारी होने लगी। रश्मि को देर से खबर लगी। पति द्वारा प्रस्तुत माँ का बेटी के घर जाकर नातिन के विवाह देखने, नयन जुड़ाने के सारे तर्क बहू रश्मि ने खारिज कर दिए। पति के मुख से माँ की बेटी के घर जाने का कारण सुनकर रश्मि ने कहा, उनकी सुना दी ना, अब मेरी सुनो। माँ जी को सोनाली के विवाह से कोई लेना देना नहीं। नातिन का कन्यादान कर और सिंदूर दान देखकर नयन जुड़ाना नहीं, बात कुछ और है। तो तुम ही बताओ क्या बात है, तुम खुद देख लेना, ले जाओ उन्हें। अरे पहेलियां मत बुझाओ, मुझे साफ साफ बताओ ना कि मां वहां क्यों जाना चाहती हैं। हरिकिशन ने थोड़ी ऊंची आवाज में कहा, पर रश्मि कहां अपना अंदाज खोने वाली थी। हरिकिशन फिर डोलने लगा। मां और पत्नी के बीच डोलते रहने का वह अभ्यस्त हो गया है, जिससे उसकी स्थिति डांवाडोल की हो जाती है। इसलिए वह कभी मां और कभी पत्नी के पक्ष में अपनी स्वीकृति देकर 50% प्रशंसा और उतने ही प्रतिशत फटकार का भागीदार बन जाता है। इस मामले में भी उसे मां का पक्ष लेना ही उचित लगा। एक बात और, यदि सोनाली के विवाह के अवसर पर हर रस्म में डूबी रहकर मां प्रसन्न रही तो रश्मि को झुठलाने का एक मौका मिल सकता है, जो उसके दाम्पत्य जीवन में डुमरी के फूल देखने जैसा ही होगा, जिसे वह कभी खोना नहीं चाहेगा। पर इस बार तो रश्मि ने शर्त लगा ली, यदि उसका अनुमान गलत निकला तो 1000 रुपये वह पति को देगी, तो यदि सही निकला तो 1000 जीतेगी। प्रथम तो रश्मि ने मना ही कर दिया। अब मेरी वहां क्या जरूरत होगी, मां जी जो जा रही हैं। पति द्वारा शर्त की बात याद दिलाने पर उसे वहां उपस्थित रहना अनिवार्य लगा। सास के कपड़े और दवाइयां सहेज पेटी में रखी, 1-2 साड़ियां और बनारसी साड़ी निकाल ली। देवकी बिफर पड़ी, क्या करती हो बहू, मैं अब बनारसी साड़ी पहनूंगी, लोग क्या कहेंगे। रश्मि के जी में आया कह दे, आपकी वहां उपस्थिति देखकर ही लोग बहुत कुछ कहेंगे, बनारसी साड़ी देखकर नहीं। चुप रही रश्मि। ननद के घर में 2-3 दिन सास की हां में हां ही मिलाने का उसका अभ्यास प्रारंभ हो गया था। मां को आए देख सुमेधा को अचंबा ही नहीं, आनंद भी आया। उसे पहले ही उनके आगमन की खबर लग गई थी। सभी मेहमानों को 3 कमरे के फ्लैट में नहीं ठहराया जा सकता था, इसलिए अपने ऊपर और नीचे के खाली फ्लैट के अलावा मोहल्ले में ही 2 फ्लैट ले लिए थे। कौन कहां ठहरेगा इसकी भी सूची बना ली थी। मां को उसने अपने साथ ही ठहराया था, ताकि उनकी गोद में सिर रखकर बेटी विदा करने के लिए जिया को मजबूत बना सके। थोड़ी देर मां बेटी आपस में आंसू का आदान प्रदान ही करती रहीं। बेटी ब्याह का अवसर था। अधिक देर मां के पास नहीं बैठ सकी सुमेधा। मां ने पूछा, बेटी सुना है तुम्हारा भाई लालन भी आ रहा है। हाँ मां, भैया भी आ रहे हैं। मेरी तीनों बेटियों की शादी में नहीं आए, सोनाली का सौभाग्य, उसके कन्यादान के लिए आ रहे हैं। कहती हुई सोनाली बाहर जाने लगी। मां ने पीछे से उसकी साड़ी का छोर पकड़ लिया। सुमेधा मुड़कर बोली, मां बहुत काम है, मैं जरा बाहर देख लूं, तुम्हारे पास रानी को भेजती हूं, वह सब बातें बताएगी, तुम्हारे खाने पीने का भी ध्यान रखेगी। अरे सुन तो, मुझे अपने खाने पीने की नहीं पड़ी है, ये तो बताओ कि लालन ठहरेगा कहां। सुमेधा को ढूंढते उसके पति आ गए थे। सास के पांव छुए, बोले, मां जी, रामाज्ञा प्रसाद कोई छोटे मोटे आदमी या मात्र सुमेधा के भाई नहीं, अब आपकी डांट खाने वाले लालन भी नहीं, भारत सरकार में एक सचिव हैं, वे सर्किट हाउस में ठहरेंगे। कहते हुए वे अपनी पत्नी को साथ लिए बाहर चल दिए। सूचना वे वैसे ही बांच गए जैसे दूरदर्शन के पर्दे पर समाचार वाचिका किसी हादसे में 50, 100 या 1000 लोगों के मरने के आंकड़े बिना किसी लाग लपेट के बांच जाती है। श्रोता जब तक उस असह्य
समाचार को सहन करने की शक्ति जुटाए, उस पर दूसरी खबर की परत चढ़ जाती है। देवकी सचिव, सर्किट हाउस, भारत सरकार जैसे शब्दों को दोहरा भी नहीं सकती थी, इसलिए उसके स्मृति पटल पर उन शब्दों के अंकित होने की गुंजाइश ही नहीं थी। वह तो अपने बेटे रामाज्ञा प्रसाद का नाम भी नहीं उच्चारण करती थी। उनका वह नाम तो स्कूल वाला है ना, उनकी जुबान पर तो लालन ही रचा बसा है। रामाज्ञा प्रसाद को ही कहाँ अपना पूरा नाम स्मरण है। उन्हें लोग आर प्रसाद कहते हैं। वह भी लोगों को अपना आर प्रसाद वाला नाम ही बताते हैं। घर वाला और स्कूल वाला नाम स्वयं भूल गए। दफ्तर वाला याद है। हाँ, कभी कभी हारे थके बिस्तर पर लेटने पर उनके कानों में अवश्य लालन लालन की पुकार स्वर गूंजता है, मानो वह गूंज सारी थकान हर लेता हो। पुनः दूसरी सुबह वह दिन भर थकने के लिए तरोताजा होकर खड़े होते हैं। फाइलों में कहाँ लालन और कहाँ माई। बेटी दामाद के कमरे से बाहर जाने पर भी कमरा खाली नहीं हुआ था। लोगों का सामान लेने आने के लिए आवाजाही जारी थी। कुछ लोग तो किसी न किसी को खोजते ही पहुंच जाते। देविका ने एक महिला से पूछा, तुम्हें मालूम है कि लालन कहाँ ठहरेगा? कौन लालन? मैं उन्हें नहीं जानती। पलंग के नीचे से कोई सामान निकालकर वह महिला कमरे से बाहर चली गई। दरअसल 1 घंटे में 15-20 बड़े छोटे लोगों से देवकी ने पूछ लिया। किसी ने भी उसके लालन के आने का समय और ठहरने के स्थान की जानकारी नहीं दी। एक तो सबको मालूम नहीं था, दूसरे किसी को किसी के प्रश्न का उत्तर देने की फुर्सत ही नहीं थी। कुछ मेहमान फुर्सत से रहकर भी निश्चिंत नहीं थे। उनके बीच सामाजिक व राजनीतिक समस्याओं पर चर्चा पसरी हुई थी। हरि किशन अपनी मां का हालचाल पूछने आया। बोला, कुछ खाना पीना हुआ कि भिजवाऊं आपके लिए? मुझे जीजा जी ने हलवाई के साथ ही लगाया है। अरे बेटा, मैं क्या यहां पेट पसारने आई हूं? अरे माई, पेट घर छोड़ आई क्या? उस कमरे में उपस्थित 4-5 अति व्यस्त जनों को भी हंसने की फुर्सत मिल गई थी। देवकी ने बेटे को पलंग पर अपने पास बैठाकर पूछा, बेटा, सुना लालन भी आने वाला है? अपनी दीदी से कहो ना कि उसे भी यहीं ठहरा ले। 1 रात की तो बात है, यहीं मेरे साथ सो जाएगा। बेटे के लिए मां की व्यग्रता देख सुनकर हरि किशन का माथा ठनका। कहीं रश्मि द्वारा लगाई शर्त का यही राज तो नहीं? हरि किशन इधर उधर देखता रहा, कहीं रश्मि को मां की आकांक्षा की गंध न लग जाए। बोला, माई, भैया कहीं भी ठहरे, आपके पास आएंगे ही। वे 2-4 घंटे के लिए ही तो आएंगे। हवा में तैर कर आना, हवा में तैर कर जाना, वह भी मुफ्त। कोई हमारी तरह 1000 रुपए की भाड़े की गाड़ी पर थोड़े ही आना जाना है। आधा रास्ता तो उसे भी ठेलना ही पड़ा मुझे। 1000 रुपए तो दिए ना, और ऊपर से 1000 रुपए और जेब से निकलने के आसार नजर आ रहे हैं। अरे नहीं रे, अब और 1000 रुपए अपनी जेब से निकालने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। मैं न्योते का सारा सामान ले आई हूं, बेटी दामाद को देने के लिए नगद भी। घर लौटने पर गेहूं बेचकर तुम्हें गाड़ी का भाड़ा भी दे दूंगी। तुम अपनी दीदी से जाकर बोलो कि लालन को बगल वाले कमरे में ठहरा दे। जा बेटा जा। बेटे पर मां की पुचकार भारी पड़ रही थी। उसके भाई लालन वहां ठहरे न ठहरे, उसकी जेब से 1000 रुपये निकलना निश्चित ही होता जा रहा था। पर वह अपने रुपए बचाने का कोई उपाय अवश्य करेगा। मां के मन के भाव और उनकी आकांक्षा से रश्मि को मुखातिब ही नहीं होने देगा। मां के उतावलेपन से वह स्वयं निपटेगा। कमरे से वह झटके से बाहर निकला। बरामदे में खिड़की पर कान लगाई खड़ी अपनी पत्नी से टकरा गया। रश्मि अंदर आ गई थी। देवकी ने बहू से भी अपना वही अनुग्रह दोहराया। रश्मि मन ही मन अपनी जीत की खुशी पर मगन हो उठी। बोली, माँ जी, भाई साहब आपसे मिलने आएंगे ही। मुझे लगता है कि ज्यादा समय आपके पास ही बैठेंगे। नहीं रे, ऐसा होता तो। और फिर ये खबर भी शाम को बारात आने जैसे धमाके के साथ दोपहर में ही आ गई कि सेक्रेटरी साहब आ गए। कई रिश्तेदार उनसे मिलने के लिए व्याकुल थे। वह एक अधिकारी बनकर नहीं, रिश्तेदार बनकर आ रहे थे।
उनके आगमन की खबर सुनकर सबके सब अपनी जिम्मेदारियां छोड़कर सर्किट हाउस में दाखिल होने लगे थे, मानो बारातियों के ठहरने का जनवासा सर्किट हाउस ही हो। सूचना देवकी के कानों तक भी पहुंची थी। फिर तो उस कमरे में हर 2 मिनट पर आने वाले कदमों की आहट उसे लालन के कदमों की आहट जैसी ही लगी। किसी ने उसे ठीक से सूचना नहीं दी। तभी सुमेधा अपनी बेटी सोनाली को साथ लेकर आई। बोली, मां, थोड़ी देर सोनाली को पास बैठा लो, भोर होते ही तो विदा हो जाएगी। उसका गला भर आया था। देवकी ने उसके आंसू की परवाह किए बगैर पूछा, बेटी, लालन आ गया क्या? उसे इधर बुलाकर खाना तो खिला दो। सुमेधा ने आंसू पोंछकर कहा, मां, उनका खाना भी सर्किट हाउस में ही है। उनके साथ कई लोग हैं, वह हमारी कोठरी में कैसे समा सकते हैं? सोनाली को आशीष देने आ गए, इतना ही क्या कम है? शाम को बाराती का स्वागत करेंगे। विवाह तय करते समय समधी की एक शर्त यह भी थी कि बाराती का स्वागत लड़की के मामा सेक्रेटरी साहब करें। आपके दामाद भी तो सेक्रेटरी साहब के रिश्तेदार बनकर ही उनके दरवाजे पर गए थे, वरना कहाँ वह, कहाँ हम लोग। वे हमें बैठने भी नहीं देते। लो, उनकी भी मुराद पूरी होगी, भैया से मिलनी होगी। सुमेधा, लालन को खबर तो भिजवा दो कि मैं भी यहीं आई हूं। उसे तो पता भी नहीं होगा, वरना। क्या बात करती हो मां, एयरपोर्ट पर इन्होंने उनकी गाड़ी में बैठते ही बता दिया था। आपकी मां भी आई हैं। वे खुश होकर बोले, अच्छा, वे आएंगे तुमसे मिलने। भला तुम्हें मिले बिना कैसे वापस जाएंगे? वैसे कितने दिन हुए तुमको उनसे मिले? 3 बरस, 2 महीना और आज का जोड़ो तो 5 दिन। मां, इसका मतलब तुम एक एक दिन गिनती रही हो। और काम ही क्या है मेरा? अब आंखें पोंछने की बारी देवकी की थी। बेटी को नानी के पास बैठाकर सुमेधा बाहर चली गई, इस उम्मीद से कि नानी अपनी नातिन को नजर भर देख नयन जुड़ा लेंगी, ससुराल में बसने की कुछ सीख देंगी। देवकी ने पूछा, सोनाली, तुम बड़े मामा से मिली? हाँ, एयरपोर्ट से थोड़ी देर के लिए यहां नीचे आए थे, तुरंत सर्किट हाउस के लिए रवाना हो गए। छोटे मामा भी साथ थे। बड़ा धमाका था। मन ही नहीं, नानी के शरीर के भी हिलने से सोनाली भी हिल गई। नानी कुछ बुदबुदाई। सोनाली ने पूछा, क्या हुआ नानी? कुछ नहीं। नानी, मेरी मेहंदी देखेंगी? आह्लादित होकर सोनाली ने कहा। नानी आंचल से मुख ढक कर पलंग पर ठेर हो गई थी। मेहंदी कैसे देखती? आंखें तो आंसू से भरी थीं। हरिकिशन और रश्मि मां के लिए खाना लेकर आ गए। हरिकिशन ने कहा, मां, खाना खा लो, रात को तो देर हो ही जाएगी। बारात की भीड़ में कोई खाने के लिए पूछे नहीं पूछे। मां ने स्वयं मुंह पर से आंचल नहीं हटाया। रश्मि द्वारा आंचल हटाते ही देवकी बिफर पड़ी। हरिकिशन, तुम्हारा भैया नीचे आया था, तुम उसे 2 पल के लिए भी तो ऊपर ला सकते थे। बहुत बुरा भला कहा देवकी ने बेटे को। हरिकिशन ने कहा, मैंने उन्हें ऊपर आने के लिए कहा तो था। वे बोले, शाम को मिलूंगा। सर्किट हाउस में अधिकारियों की एक मीटिंग रखी है, वैसे ही देर हो चुकी थी। मां, आपको ऐसा कैसा महसूस होता है कि वे आपसे मिलेंगे ही नहीं? थोड़ा धीरज रखिए, वे आएंगे, थोड़ी देर आपके पास बैठेंगे। हरिकिशन मां से खाना खाने के लिए आग्रह करता रहा। मां ने 2-4 निवाले मुंह में जबरदस्ती डाले तो मां ने निगल भी लिए। कमरे से बाहर निकलते ही रश्मि ने कहा, अब लाओ मेरे 1000 रुपए। क्यों? मां तो नातिन को भी पास बैठाई थी। देखना, सभी रस्म रिवाज में मनोयोग से हिस्सा लेंगी। रश्मि चुप रही। शाम ढली थी। बारात के स्वागत के लिए क्लब में जाना था। रश्मि ने सास को कपड़े बदलवाए। बोली, नीचे सोनाली को नहलाया धुलाया जा रहा है और भी कई रस्म पूरी किए जा रही हैं। आप चलेंगी? नहीं, वहां बहुत धक्का मुक्की होगी। मुझे वहां भिजवा दो जहां बारात जाने वाली है। कुछ लोग तो आ ही गए होंगे। बाराती आने पर वहां भी भीड़ हो जाएगी।
रश्मि सब समझ रही थी। उसका शर्त जीतना निश्चित होता जा रहा था। उसने अपने पति से जाकर कहा, माँ जी को क्लब में पहुंचा दीजिए, वे वहीं बैठेंगी। ठीक है, तुम उनको नीचे उतार कर लाओ, मैं गाड़ी लगवाता हूं। देवकी को गाड़ी में बैठाकर हरिकिशन अगली सीट पर जा बैठा। रश्मि ने कहा, भैया को भी बुलाकर उनके पास बैठा दीजिएगा, वरना माँ जी का वहां जाने का क्या फायदा। और थोड़ा रुक कर बोली, और हाँ, मेरा 1000 रुपया भी। देवकी ने भी सुन लिया था। बोली, लालन से 1000 रुपया मत मांगना, मैं दे दूंगी ना। बेटा, मां को रुपया पैसा नहीं चाहिए, उसे तो। दरअसल किसी के पास भी देवकी के भाव में डूबने का समय नहीं था। क्लब को खूब सजाया संवारा गया था। कुछ तैयारियां शेष भी थीं। कुछ बारात आने तथा उसके विदा होने तक की शेष रहने वाली थीं। सब इधर उधर दौड़ भाग कर रहे थे। उनमें ज्यादातर ठेकेदार के मजदूर थे। भोजन, स्टेज और तमाम साज सजावट की अंतिम व्यवस्था में लगे थे। बाराती तो दूर, घराती भी नहीं आए थे। सोनाली तीनों बहनों के साथ ब्यूटी पार्लर गई थी। हरिकिशन के आगे समस्या थी, कहाँ बैठाए मां को। देवकी समझ गई थी। वहां पहुंचकर अचानक देवकी का मन और रूप बच्ची जैसा हो गया। गिड़गिड़ा कर बोली, किशन, मुझे भी वहीं ले चलना जहां लालन ठहरा हुआ है। वो क्या कहते हैं, सर्कट हाउस। उसका मुंह तो दिखा दे। हरिकिशन को अचानक पत्नी द्वारा लगाई शर्त की याद आई। उसने अपनी जेब पर हाथ रखे। 1000 के बचने की कोई उम्मीद नहीं बची थी। 1000 की कोई बात नहीं थी, बात तो शर्त हारने की थी। शर्त शर्त है, पत्नी के साथ ही क्यों ना हो। वह प्रकट होकर बोला, मां, सोनाली का विवाह देखने आई हो कि भैया का मुंह देखने। अरे चल ना, सुना है बारात लगने के तुरंत बाद वह चला जाएगा। मां, इस गाड़ी को भी बारातियों को लेने के लिए भेजना है, तुम यहीं बैठो। हरिकिशन अंदर जाकर मां के लिए स्थान बनाने लगा। गाड़ी में बैठी देवकी छटपटा रही थी। कई गाड़ियां आईं, हर गाड़ी के रुकने और उसमें से सवारियों के निकलने तक आशान्वित रहती। उसके लालन नहीं आए। 20-25 मिनट में ही पंडाल के अंदर सब ठीक ठाक हो गया। मेहमान आने लगे। हरिकिशन ने मां को अंदर बैठाया। ड्रिंक्स और कुछ खाने पीने का सामान लेकर बैरे घूमने लगे। वे बार बार देवकी के सामने भी आते। वह उन पर झल्ला उठती थी। उसकी निगाह तो गेट पर टिकी थी। एक भीड़ ने गेट के अंदर प्रवेश किया। मेहमानों के साथ देवकी को भी बारात आने का भान हुआ। भीड़ देवकी के पास ही बड़ी आ रही थी। भीड़ के पास आने पर पता चला दूल्हा नहीं, भीड़ के बीच देवकी के लालन थे। पर भारत सरकार के सेक्रेटरी का भारी भरकम कद पीछे छूट गया था। अपनी मां का पांव छूकर खड़े हुए आर प्रसाद। दोनों की नजरें मिली ही थीं कि भीड़ से आवाज आई, बारात आ गई। देवकी ने अपनी बगल वाली कुर्सी को अपने पास खींचा। इशारे से लालन को बैठने के लिए कहा। वह बैठ भी गए। मां बेटे की नजरें मिली थीं। बोल निकलने वाले ही थे कि माइक पर बेटी के पिता की आवाज गूंजी, सेक्रेटरी साहब को बुलाइए, बारात आ गई है। मुख्य द्वार की ओर बढ़ गए आर प्रसाद। देवकी अपने लालन को भर नजर देखने के लिए तड़प उठी। उसे छू कर देखना था, सहलाना था, बोली सुननी थी। सब अरमान धरे रह गए। उसे विश्वास था कि बाराती का स्वागत करके लालन उसके पास अवश्य आएंगे। वह अपनी जुबान पर शब्द सजाने लगी। इतने दिनों से माई को मुंह भी नहीं दिखाने के लिए शिकायत तो अवश्य करेगी। देवकी को गाजे बाजे की धुन कर्कश लग रही थी। बहुत देर तक धूम धड़ाका होता रहा। जब सब शांत हुआ तो देवकी का प्रतीक्षारत मन व्याकुल हो गया। लालन आ ही रहा होगा। नजर भर के उसे देख लेगी तो पटना आना सफल हो जाएगा। हरिकिशन ने आकर सूचना दी, भैया चले गए, 10 बजे प्लेन थी, यहीं देर हो गई। समधी भी खुश हो गए। भारत सरकार के सेक्रेटरी से गले मिलना कोई साधारण बात तो नहीं है ना।
इसी शर्त पर दहेज के 50,000 रुपए छोड़े थे। तुमसे भी मिल ही लिए भैया। अब खाओ पियो और नातिन का कन्यादान और सिंदूर दान देखो। इन्हीं रस्मों को देखकर पुण्य लाभ करने और नयन जुड़ाने के लिए तो आई हो। नहीं रे, मैं अब यहां एक पल भी नहीं बैठ सकती। मुझे वहां पहुंचा दो जहां मेरे सोने का इंतजाम है, और सुबह सुबह गांव के लिए निकल जाना। रुआंसी हो गई देवकी। पति की सहायता के लिए रश्मि भी आ गई थी। मां को फ्लैट तक छोड़ना ही उचित लगा। देवकी भुनभुनाई, माए के जी गाय सन, पूत के जी कसाई। झुर्रीदार गालों पर 2 बूंद ढलक गए। उसके पास बैठी 2-4 मेहमान महिलाओं की आंखें भी भर आईं। एक बोली, नानी है ना, नातिन के लिए रो रही हैं। दूसरी बोली, पुराने जमाने की है ना, इसलिए। अब लड़की ही नहीं रोती तो माँ और नानी क्यों रोएं। रश्मि और हरिकिशन माँ को लेकर फ्लैट में चले गए। रश्मि ने शर्त जीती थी। लौटते हुए उसकी भी आंखें भीगी। वह बोली, आई बात समझ में? क्या? इतने भी अनजान न बनो। माँ जी के यहां आने का कारण मुझे मालूम था, इसीलिए शर्त लगाई थी। हरिकिशन ने 2 बार गिन गिन कर 100-100 के 10 नोट पत्नी की ओर बढ़ाए। जान तो छूटे। रश्मि ने पति के रुपए छुए नहीं, लौटा दिए। हरिकिशन ने कहा, क्यों रुपए नहीं लोगी? शर्त जीती है तुमने, पर यह तो बताओ कि मां की कोख से जन्मा मैं उन्हें नहीं समझ पाया, तुम कैसे समझ गईं? रश्मि ने अपनी आंखें पोंछीं। कहा, अपना आलोक भी 3 वर्ष से अमेरिका में है ना, तभी तो मैं माँ जी के मन की बात समझ पाती हूं। पहले तो मैं भी तुम्हारी तरह। गला भर आया था रश्मि का। इस बार तो हरिकिशन की आंखों ने भी सच्चे जीवन साथी की तरह पत्नी वाली आंखों का साथ दिया था। पति पत्नी के बीच शर्त हारने और जीतने, रुपए खोने और पाने की क्या बिसात। ऐसे अवसरों पर 2 दिलों का एक रस हो जाना ही माने रखता है। बेटे को देखकर नजर जुड़ा ना पाने के देवकी के मलाल को इस दंपत्ति ने भी अश्रु जल से सींच दिया।